Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new unit and topic IR spectroscopy। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन देने के बाद हम आपको मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पे लेके जाएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने का ही है, तो हम उस पर बात करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन या पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। मैं एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि कभी कोई मॉलिक्यूल या किसी मैटर पर, मैटर का मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास नोन एज मैटर, अगर उस मैटर पर कोई लाइट रेडिएशन पड़ती है तो देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरेक्शंस आर पॉसिबल बिटवीन लाइट रेडिएशन एंड मैटर। देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइट रेडिएशन एंड मैटर। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल पर लाइट रेडिएशन डालते हैं तो एक्चुअली में वो EM वेव्स होती हैं, और जब हम किसी मॉलिक्यूल पर लाइट रेडिएशन डालते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। ट्रांसमिशन, या इससे मुड़ करके रिफ्लेक्शन, या कुछ एंगल पर मुड़ जाना रिफ्रैक्शन, या चारों तरफ फैल जाना स्कैटरिंग, या फिर एब्जॉर्ब कर जाना एब्जॉर्प्शन, या फिर एब्जॉर्ब करने के बाद इमिट हो जाना इमिशन कहलाता है। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल पर लाइट रेडिएशन डालते हैं तो बहुत सारे टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। हमारा उद्देश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाने का नहीं है, आज का टॉपिक मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पे है, हम वहीं पे लेके जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो जब हम ये लाइट रेडिएशन यहाँ देते हैं, इन्हें कहते हैं EM वेव्स। EM वेव्स कुछ नहीं है, ड्वेल वेव है विच कंटेन इलेक्ट्रिकल वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाँ जी, ओके, वेट हाँ, ठीक है। तो हम इस पे बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। तो EM वेव्स हम दे रहे हैं, तो EM वेव्स जब देते हैं तो इलेक्ट्रिकल वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मैनर में आगे चलती हैं। ये इलेक्ट्रिकल वेव्स है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेव्स चल रही हैं। इट इज कॉल्ड EM वेव्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ it is a dual wave which contains electric and magnetic field, and when they propagate in a medium they propagate in a perpendicular manner। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल पर लाइट रेडिएशन डालते हैं तो बहुत सारे टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, उसकी स्टडी को ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। हमारा उद्देश्य जो है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। EM वेव्स बहुत सारे टाइप की होती हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, UV, एक्सरेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। तो हमारा जब हम किसी मॉलिक्यूल पर रेडियो वेव देते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम का न्यूक्लियस रोटेट करता है, ऐसी सिचुएशन में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव देते हैं तो मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में रोटेशनल। और IR देते हैं तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, और इसी सिचुएशन में वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंटरेक्शन होता है लाइट रेडिएशन और मॉलिक्यूल या मैटर के बीच, वो इंटरेक्शन काई का होता है, वाइब्रेशन का होता है। तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं। कौन मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, उस कंडीशन को हम पहले बता चुके हैं। तो हम नया टॉपिक सीधे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पे लेके जा रहे हैं। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल या मैटर पर लाइट रेडिएशन डालते हैं और कौन सी EM वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं, IR रेडिएशन देते हैं, तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होते हैं, और वाइब्रेशंस होते हैं तो इंटरेक्शन जो होता है यहाँ पर वो वाइब्रेशन का होता है। बस यही इंपॉर्टेंट है। इस वाइब्रेशन के साथ साथ हम टाइप्स ऑफ या मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे। यही हमें आज पढ़ाना है। आज का टॉपिक हमारा यही है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दो टाइप के होते हैं। जब हम किसी मॉलिक्यूल पर IR रेडिएशन डालते हैं तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरे होते हैं आपके बेंडिंग वाइब्रेशन। फर्स्ट वन इज स्ट्रेचिंग एंड अनदर वन इज बेंडिंग वाइब्रेशन। तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में क्या डिफरेंस है, माना अगर सपोज आपके पास कोई AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो आपके पास AB2 टाइप के मॉलिक्यूल में ये है, तो अगर आपके पास इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस चेंज होती हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब आपके पास बॉन्ड लेंथ जो हैं वो चेंज हो और बॉन्ड एंगल जो थीटा है वो कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे वाइब्रेशन को स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। और अगर आपके पास बॉन्ड एंगल ये जो थीटा है वो चेंज हो
और आपके पास बॉन्ड लेंथ सेम रहे या कांस्टेंट रहे तो ऐसे वाइब्रेशंस को बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। तो स्ट्रेचिंग दो टाइप की होती है हमारी, दो ही टाइप के स्ट्रेचिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक होती है हमारी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एक होती है हमारी अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर भी मैं इन दोनों वाइब्रेशन को यहाँ पे शो करने वाला हूँ, Ab2 टाइप का। तो सिमेट्रिकल वाइब्रेशन में दोनों अगर एक साथ बाहर और दोनों एक साथ अंदर की तरफ जाते हैं, बॉन्ड एंगल थीटा तो कांस्टेंट है, लेकिन बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है और इस तरीके से चेंज हो कि दोनों इस तरीके से वाइब्रेशन करें, दोनों एक साथ बाहर दोनों एक साथ अंदर, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और अगर आपके पास इस तरीके से वाइब्रेशन हो कि एक अंदर दूसरा वाला बाहर और दूसरा वाला अंदर और ये वाला बाहर, तो ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन कर रहे हैं, अगर ये इस तरीके से वाइब्रेशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो बॉन्ड एंगल थीटा तो कांस्टेंट है लेकिन बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है। अगर सिमेट्रिकल मैनर में होती है तो सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, अनसिमेट्रिकल मैनर में होती है तो अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस हम यहाँ पर कहते हैं। अब बेंडिंग आपका जो है वो आपका 4 टाइप का होता है, 1 2 3 4। तो पहला जो होता है वो होता है आपका सीजरिंग, दूसरा होता है आपके पास रॉकिंग, तीसरा होता है आपके पास वैगिंग और फोर्थ वन इज ट्विस्टिंग। उसको मैं यहाँ पे अलग से दिखा दूंगा, ट्विस्टिंग सबको दिखा के शो करके दिखा देंगे हम किस किस तरीके से बनते हैं। तो पहला जो हमारा सीजरिंग वाइब्रेशन है, जैसे जुबान चलती है वैसे ही ये कैंची की तरह ये भी वाइब्रेट करते हैं। ये वाला रॉकिंग के लिए दिखा रहा हूँ, वैगिंग का मैं यहीं पे बना देता हूँ आपके लिए। ये Ab2 टाइप मॉलिक्यूल सीजरिंग के लिए है, ये रॉकिंग के लिए और ये वैगिंग के लिए, और ट्विस्टिंग का मैं यहाँ पे आपको शो करूँगा। सपोज मैंने Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल अगर लिया है तो इसमें आपके पास सीजरिंग, जैसे कैंची चलती है इस तरीके से, यहाँ पर सीजर भी ऐसे ही चलती है। तो ये अंदर तो ये भी अंदर और ये वाला बाहर तो ये भी बाहर, मतलब दोनों एक साथ अंदर और दोनों एक साथ बाहर, तो ये कैसी कहलाती है? सीजरिंग कहलाती है। ये वाला अगर इधर तो ये वाला भी इधर, ये वाला इधर तो ये वाला इधर, ये कैसी है? रॉकिंग है। ये इधर तो ये इधर, ये इधर तो ये भी इधर, दैट इज कॉल्ड रॉकिंग। एंड ये दोनों की दोनों जो होती हैं वो प्लेन पर होती है, इन अ प्लेन, ऑन अ प्लेन, प्लेन पर होती है। मतलब अगर ये दोनों मॉलिक्यूल अगर ऐसे हैं तो ये प्लेन पर है, बोर्ड पर है, तो बोर्ड पर वाइब्रेशन कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन ये जो दो वैगिंग और ट्विस्टिंग होती है ये आउट ऑफ प्लेन होती है, प्लेन से बाहर होती हैं। तो प्लेन से बाहर को हम प्लस या माइनस साइन से दिखाते हैं। दोनों एक साथ ऊपर, मतलब दोनों एक साथ बोर्ड के ऊपर और दोनों एक साथ बोर्ड के पीछे। एक तो बोर्ड के ऊपर आ रहे हैं अबव द प्लेन और माइनस साइन से दिखा रहे हैं तो बिलो द प्लेन, लेकिन दोनों एक साथ ऊपर और दोनों एक साथ बोर्ड के पीछे जा रहे हैं। अगर आपके पास एक ऊपर और एक नीचे, ये वाला नीचे और ये ऊपर, किस तरीके से? अगर ये बोर्ड है जैसे, तो बोर्ड पे मेरा ये मॉलिक्यूल है Ab2 टाइप का, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके, सैफ अली खान भी करता है, कैन वी ट्विस्ट करके, तो उसे ट्विस्टिंग कहते हैं। और आपके पास ये वाले दोनों वाइब्रेशंस जो होते हैं वो प्लेन पर होते हैं, और ये दोनों के दोनों जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके कहाँ होते हैं? आउट ऑफ प्लेन, प्लेन से बाहर होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में हम क्या क्या करते हैं कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में बेसिकली हमारा दो ही टाइप के वाइब्रेशन चलते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा होप आपको। यहाँ पर अगर आपने गौर किया होगा तो बॉन्ड एंगल चेंज हो रहे हैं, बाकी बॉन्ड लेंथ हमारी क्या थी? कांस्टेंट थी, सेम थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद इसे नोट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस बताए हैं। अब हम इस पे नया इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कैलकुलेशन ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, यही हमारा उद्देश्य था आज की क्लास का कि हमें कैलकुलेशन ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पे बात करनी है। और मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं आओ सीखें। कैलकुलेशंस करना हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। आप किसी मॉलिक्यूल को ये देख के ये भी बता सकते हो कि कितने वाइब्रेशंस होंगे, कितने स्ट्रेचिंग होंगे, कितने बेंडिंग होंगे, आप उन्हें बना करके भी शो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। कैलकुलेशन ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेशन करने वाले हैं हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की। तो हम उस पर बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की कैलकुलेशन पे, तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं आओ सीखें। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, समझने की उसकी ज़रूरत नहीं है, जितना हमें काम करना होता है वो हमारा
उससे हो जाएगा, जितना हमें करना है उससे क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेगा, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, वही मॉलिक्यूल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। ये बात हम लास्ट क्लासेस में बोल चुके हैं, क्यों करते हैं उसकी वजह भी बता चुके हैं। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं उस टॉपिक पे हम नहीं जाना चाह रहे, तो मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल और एक होते हैं हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। जो लाइन में होते हैं एक ही लाइन पे, उन्हें तो लीनियर कह रहे हैं, और जो एक लाइन पे नहीं होते उन्हें नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला होता है 3n-5, स्ट्रेचिंग निकालने का फॉर्मूला होता है आपका n-1, और आपको पता है या तो स्ट्रेचिंग होगी या बेंडिंग। अगर स्ट्रेचिंग n-1 है तो बेंडिंग क्या होगी, ये टोटल वाइब्रेशंस है, इसमें से आप स्ट्रेचिंग को माइनस कर लो तो 2n-4 आता है। जब आप इससे इसको माइनस करोगे तो यही आएगा, बेंडिंग ही बचेगा। जब टोटल वाइब्रेशन में से आप स्ट्रेचिंग वाले हटा दोगे तो बेंडिंग ही बेंडिंग तो बचेंगे। तो बेंडिंग का फॉर्मूला 2n-4 हमारा आता है कैलकुलेट होकर के। अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का फॉर्मूला 3n-6, स्ट्रेचिंग निकालने का फॉर्मूला n-1, और आपका बेंडिंग निकालने का फॉर्मूला 2n-5 हो जाता है। जब आप इससे इसको माइनस करते हो तो बेंडिंग मोड्स यही बनते हैं, और ये आपके लिए फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। इसे यही हमारे लिए आज का जो जिस पे वीडियो बनाना था स्पेशली डाउट क्लास के लिए, तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट पहले याद रखने पड़ेंगे। अगर इसको समझना चाह रहे हो तो चलो मैं जनरली मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है। कि अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें n नंबर ऑफ एटम है, जैसे सपोज कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, सपोज जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से है। तो एक्चुअली मॉलिक्यूल तो एक है, लेकिन इसमें कितने एटम है, 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देखो 1 2 3 एटम है। H2O के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है। तो अगर टोटल n एटम्स होते हैं तो टोटल मोशंस जो होते हैं वो होते हैं 3n। टोटल मोशन है जितना भी वो, क्योंकि 3n कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, हम जानते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। तो टोटल मोशन वो पूरी 3D में कितने तरीकों से घूम सकता है, कोई n एटम्स है तो वो 3n तरीकों से कहीं भी मजे ले सकते हैं 3D स्पेस में। तो टोटल मजे इतने हैं। इन टोटल मजे में टोटल मोशंस कौन कौन से आते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है, जैसे मॉलिक्यूल ये है, सपोज एक लाइन ही तो है, ये H और Cl हो गया जैसे सपोज, तो ये एक टाइम पर XY प्लेन पर, YZ प्लेन पर या फिर ये ZX प्लेन पर मूव कर सकता है। तो एक टाइम पर क्योंकि ये दो ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मूव करता है, तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन जो होते हैं आपके पास, पहले तो वो रोटेशनल तो दो ही होते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं X एक्सिस में आगे जाना पीछे जाना, Y एक्सिस में आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना फिर पीछे जाना, Z एक्सिस में आगे जाना पीछे जाना। तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन जो होते हैं वो होते हैं 3। तो आपको ट्रांसलेशनल माइनस कर दो तो रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल मोशन कितने बचेंगे, 3n तो टोटल थे, उसमें से आपने ट्रांसलेशनल माइनस कर लिए। अब अगर मॉलिक्यूल लीनियर होता है तो मैंने बताया कि वो कितने तरीके से रोटेट कर सकता था, दो ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मूव कर सकता था, तरीके 2 थे। तो वाइब्रेशन मोड्स लीनियर मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ वाइब्रेशन, रोटेशन कितने होते हैं, 2 रोटेशन होते हैं। तो वाइब्रेशन कितने हो जाएंगे, रोटेशन को हटा दो, रोटेशन को हटाओगे तो 3n-3 -2 आएगा, जो कि 3n-5 आता है, जो अभी हमने आपको बताया। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने आते हैं, 3n-5 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, वो हम बात कर चुके थे। अब क्योंकि मॉलिक्यूल में अगर H2O का मॉलिक्यूल है तो इसमें 3 एटम है, तो बॉन्ड तो 2 ही हैं जिन्होंने स्ट्रेच करना है, तो स्ट्रेचिंग उससे 1 कम होती है। जितने एटम होते हैं उससे 1 कम स्ट्रेचिंग होती है, जो n-1 आती है। तो बेंडिंग, टोटल n एटम्स थे तो n-1 करके हमारी क्या आएगी, स्ट्रेचिंग आएगी। और बेंडिंग कैलकुलेट करनी होगी तो टोटल वाइब्रेशन में से हमने क्या माइनस कर लिए, स्ट्रेचिंग माइनस कर लिए, तो ये 2n-4 आ जाता है। ये ऐसे करके प्रूफ होता है। सिमिलरली यहाँ जब हम इसको करते हैं नॉन लीनियर के लिए, तो नॉन लीनियर के लिए बस रोटेशन मोशन जो होते हैं वो 3 होते हैं, क्योंकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, 3D स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है, एक लाइन पे तो होता नहीं है वो, इसलिए यहाँ पे 3 आता है और ये 6 आता है, बाकी चीज़ें वैसे ही चल रही होती है। तो इसका ये प्रूफ भी है। अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आता है देखो। अब हम कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर H2O,
CO2 एंड NH3 मॉलिक्यूल, मेनली इन तीनों के लिए ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो यही तीन हमारे इंपॉर्टेंट है। बाकी औरों के लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं, पर फिलहाल हम इस पे बात कर रहे हैं। तो पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CO2 वाला। तो CO2 के मॉलिक्यूल के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो कार्बन के लिए देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा 2 और 4। तो यहाँ पे हमें पहले इसका ज्योमेट्री पता होना चाहिए। ज्योमेट्री इसलिए पता होना चाहिए, वैसे तो कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर हमें आपको स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दिखानी भी है, रिप्रेजेंट भी करना है, तो उसके लिए हमें ज्योमेट्री पता होना चाहिए। तो ज्योमेट्री के लिए क्या करेंगे उसे देखते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कैलकुलेट करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, जिसका फॉर्मूला होता है V + M - C + A/2। जहाँ पर मैं आपको मेंशन कर लूँ, बस इसी मॉलिक्यूल के लिए बता रहा हूँ, बाकियों के लिए नहीं बताऊंगा। V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसमें 4 है। M का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम, यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन है ना हेलोजन है। C का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज कैटायन, और A का मतलब होता है एनायन नेगेटिव चार्ज। सॉरी, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन हेलोजन कितना है? 0, कैटायन है नहीं, एनायन है नहीं, /2, 4/2 कितना आएगा 2। sp, दो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, sp, s और p, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? sp, और हम जानते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन आता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर होती है। अब क्योंकि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर है, इतना हमें पता चला हाइब्रिडाइजेशन से, तो हम इसकी ज्योमेट्री भी बनाएंगे, इसके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी निकालेंगे। तो अब CO2 मॉलिक्यूल के लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अगर हम निकालें, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला होता है आपका 3n - 5। तो 3 नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें? 1 2 3, 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, तो नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 3। तो 3 3 जा 9 - 5 करूंगा तो कितना आएगा टोटल वाइब्रेशन? 4। अगर मुझे स्ट्रेचिंग निकालनी है, टोटल वाइब्रेशन तो वो कितने कर रहा है? 4। अगर हमें स्ट्रेचिंग निकालनी है तो अभी आपको बताया था स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला क्या होता है? n - 1, नंबर ऑफ एटम 4 है, 3 है, 3 - 1 करेंगे तो 2। अब सोचो कि टोटल वाइब्रेशन 4 है, जिसमें से 2 स्ट्रेचिंग हो रही है, तो बचे कितने? 2 ही बेंडिंग हो रही होंगी। वैसे तो हम डायरेक्ट भी बेंडिंग = 2 लिख सकते हैं, लेकिन आपने फॉर्मूला पढ़ा है लीनियर के लिए 2n - 4, यहाँ पे भी लगा के चेक कर लेते हैं। कितने नंबर ऑफ एटम थे? 3, 3 2 जा 6 - 4, 2 आ गया। 2 ही आना ही पड़ेगा, उसको आना ही पड़ेगा 2, क्योंकि हमारे पास टोटल इतने थे, 2 स्ट्रेचिंग है तो 2 ही बेंडिंग होगी। अब अगर आपको बताना है कि लीनियर मॉलिक्यूल है तो CO2 एक्चुअली ऐसे होता है, तो आपको यहाँ पर वाइब्रेशंस दिखाने, आपको पता चल गया 2 तो आपको स्ट्रेचिंग बनानी है और 2 आपको बेंडिंग बनानी है। अब कैसे करते हैं ड्रॉ? अब यहाँ इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बाहर और ये भी एक साथ बाहर, और ये अंदर तो ये वाला भी एक साथ अंदर, दोनों एक साथ अंदर, दोनों एक साथ बाहर। तो ये कैसी वाइब्रेशन कर रहे हैं? सिमेट्रिकल। तो पहला हो गया सिमेट्रिकल, ये इधर तो ये वाला भी इधर, और ये इधर तो ये वाला भी आपका इधर, मतलब ये इधर तो ये इधर, और ये इधर तो ये वाला इधर। ये अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन हो गया। अगर आपको सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग 4 होती हैं, चारों में से कोई जो मर्जी है वो दिखाओ। ये अंदर, ये भी अंदर, ये बाहर तो ये भी बाहर, कैंची की तरह अंदर बाहर अंदर बाहर। सीजरिंग वाला हो गया, ये अंदर तो ये वाला बाहर, ये वाला बाहर, ये वाला अंदर अंदर तो ये वाला बाहर की तरफ। तो आपने यहाँ पर सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सीजरिंग और रॉकिंग जो मैं समझा रहा था, 2 स्ट्रेचिंग और 2 बेंडिंग दिखा दी। देखो यहाँ पर, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ये ऑब्जेक्टिव और वाइवा के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से इस बात को समझना कि CO2 मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट कितना होता होगा। देखो जितना ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये खींचेगा अपनी तरफ, ये भी खींचेगा, और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो डाइपोल है तभी डाइपोल मोमेंट है, इसीलिए तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जांपल में पढ़ा जा रहा है। लेकिन जितना ये खींच रहा है उतना ही ये भी खींचेगा, तो इधर भी कुछ नहीं आएगा, इधर भी कुछ नहीं आएगा, तो डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 0। अगर 0 होगा तो ये कैसा है? IR इनएक्टिव। तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ? अगर ये मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव है तो क्यों पूछा जाता है पेपर में? उसकी वजह यह है कि जो इसका सिमेट्रिकल वाला वाइब्रेशन है, एक साथ बाहर एक साथ अंदर, एक साथ बाहर, इतनी डिस्टेंस डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है, इतनी डिस्टेंस इधर डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसलाइज कर लेंगे। ये वाला तो IR इनएक्टिव है, जो सिमेट्रिकल वाला होता है, ये वाला तो IR इनएक्टिव होता है क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट 0 आता है। लेकिन इसका दूसरा वाला, तीसरा या चौथा वाला IR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं, क्योंकि अगर मैं सपोज इधर ये वाला देखो ऐसा हो गया स्ट्रेच होने के बाद, सपोज तो इधर मैग्नीट्यूड 2 का है और इधर 1 का है,
तो कैंसिल आउट भी करेंगे तो भी रिजल्टेंट 1 का आएगा, मतलब वो 0 नहीं आएगा। और जिनका 0 नहीं आता वो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये वाला जो होता है वो IR इनएक्टिव होता है और बाकी के मोड्स ऑफ वाइब्रेशन IR एक्टिव होते हैं। ये वाला मैं इसी क्लास पे बोल रहा हूँ, बाकी मैंने इससे पहले डिस्कस नहीं किया था। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितना मैंने क्लियर किया, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, बस मिटा रहा हूँ इसको। पॉज करके स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद हम नोट करना है, जो करना है वो करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरे वाले एग्जाम्पल पे अब हम बात करेंगे। दूसरा वाला एग्जाम्पल अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा वाला एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो क्या है, CO2 मॉलिक्यूल हो गया, हम H2O मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं। अगर हम H2O मॉलिक्यूल के लिए देखें, H2O मॉलिक्यूल के लिए देखें तो यहाँ पर हम इसके लिए भी फॉर्मूला निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो क्या फॉर्मूला बताया, V + M - C + A/2। तो अब मैं V M ये सब चीज़ें आपको नहीं बताने वाला क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को क्लियर कर चुका हूँ पहले ही। तो ऑक्सीजन का आप जानते हो एटॉमिक नंबर 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे 2 और 6, तो वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो V प्लस हाइड्रोजन और हेलोजन, हाइड्रोजन कितनी है 2, कैटायन है नहीं, एनायन है नहीं, /2, 8/2 कितना आएगा 4। तो 1 2 3 4 sp1 p2 p3, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो हम जानते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो H2O मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हमें कई बार ऐसा लगता है कि H2O में सीधे सीधे लाइन में बना दूं, अगर मैं ऐसा बनाता तो ये लीनियर आता, तो फिर ये गलत हो जाता क्योंकि ये लीनियर नहीं होता, कैसा होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल भी होता है, उसमें भी हम कुछ चीज़ देखते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप जानते हो ऐसे बनती है, और भी दिखाऊं आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना करके। तो टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से होती है और इस तरीके से होती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, या कुछ इस तरीके से होती है, एक V ऐसा एक V ऐसा, या सिंपली हम उसे ऐसे शो कर लेते हैं जैसा हमने यहाँ दिखाया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि बेसिकली 2 जगह तो H रखने हैं, तो अंडरस्टूड है कि 2 जगह जो बची हैं वो लोन पेयर के लिए, क्योंकि अगर मैंने इसको ऑर्बिटल खोल के दिखाता तो मुझे लोन पेयर भी शो होते, लेकिन मैंने इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से दिखाया है। तो 4 है, इसका मतलब 4 नंबर का मतलब 2 जगह हाइड्रोजन और 2 जगह लोन पेयर रखने हैं। तो जब ये नंबर इवन होता है तो ये ट्रिक है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सिस में रखते हैं। वैसे तो इसमें खैर एक्सिस होती नहीं है, पर लोन पेयर को सबसे पहले 2 जगह लोन पेयर ही रख देंगे और यहाँ लगा देंगे H। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। बट अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी कुछ नहीं कहती, बस इट इज़ अ क्या है, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ अ मोटू पतलू कॉन्सेप्ट। मोटू नीड्स मोर स्पेस एंड पतलू नीड्स लेस स्पेस। तो यहाँ पे लोन पेयर मोटू होते हैं और ये जो बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये पतलू हैं, तो ये ज़्यादा जगह कवर करते हैं और ये अपने मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो डिस्टॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोन पेयर को छुपा देंगे। तो नई ज्योमेट्री जो ऑब्जर्व ज्योमेट्री हमें मिलने वाली है वो कैसी मिलने वाली है, इस तरीके से। लोन पेयर हम यही दिखा देते हैं और इस ज्योमेट्री को कहते हैं आपकी बेंट शेप ज्योमेट्री। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्जर्व ज्योमेट्री कैसे हुई, बेंट शेप। तो H2O की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, बेंट शेप। ये ज्योमेट्री कहाँ काम करेगी अभी हम बताते हैं। अभी पहले बात तो आपको ये पता चल गया कि ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है क्योंकि ये एक लाइन पे नहीं बना हुआ, बेंट शेप में बना हुआ है, टेढ़ा सा। अब क्योंकि ये बेंट शेप ज्योमेट्री है तो बेंट शेप या नॉन लीनियर है, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला 3n - 6। नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1 2 3, तो 3 3 जा 9 - 6, टोटल वाइब्रेशन कितने बनाने हैं 3। स्ट्रेचिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला कितना होता है n-1, और n-1 नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3 -1 करेंगे तो 2 स्ट्रेचिंग है। और अगर हम बात करें बेंडिंग की, तो बेंडिंग के लिए हम क्या फॉर्मूला बताते हैं नॉन लीनियर के लिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया था 2n - 5 होता है। तो नॉन लीनियर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैसे तो एक ही आना था। देखो टोटल वाइब्रेशन कितने हैं 3, 2 स्ट्रेचिंग है तो एक ही बेंडिंग आएगी, पर फिलहाल 2 3 जा 6 - 5, वो भी कितना आया 1, आना ही पड़ेगा, उसको 1 ही आना था। अब टोटल वाइब्रेशन मुझे कितने बनाने हैं 3, तो बना लेंगे 3। कैसे दिखाएंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले हमने इसे 3 बनाया, 3 बार इसे दिखा देंगे। और अगर आपको दिखाने हैं 3 वाइब्रेशंस तो 2 तो स्ट्रेचिंग दिखानी है और एक क्या दिखानी है आपको बेंडिंग। तो दिखा दो, ये अंदर ये भी अंदर, ये बाहर तो ये भी बाहर। कैसा हो गया ये सिमेट्रिकल, ये वाला अंदर तो ये वाला बाहर, और ये वाला अंदर तो ये वाला बाहर, तो ये अनसिमेट्रिकल।
सीजरिंग सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हो गया, ये अंदर, ये भी अंदर, ये बाहर, तो ये भी बाहर। ये वाला अगर देखें तो ये सीजरिंग है, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गया और एक सीजरिंग हो गया। तो 2-3 टाइप से दिखाने थे, आपने शो कर लिए। अभी NH3 में एक इशू होगा, उसे हम समझेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे, NH3 मॉलिक्यूल के लिए। NH3 मॉलिक्यूल का बना के दिखाते हैं आपको, और NH3 मॉलिक्यूल के लिए बनाएंगे तो NH3 का कैसे दिखाते हैं, आओ सीखें। NH3 में सेंट्रल एटम जो है वो नाइट्रोजन एटम है, तो हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला हम जानते हैं फिर से, ये मैं पहले ही से ही बता चुका हूँ कि ये फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू क्या क्या है। नाइट्रोजन आप जानते हो 7 होता है, तो 2 और 5, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 5, तो वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो V + M, M मतलब हाइड्रोजन या हेलोजन, हाइड्रोजन कितनी है 3, कैटायन है नहीं, एनायन है नहीं, अपॉन 2, 8/2 कितना आया 4, 4 का मतलब फिर से वही 1 2 3 4 sp1p2 1 2 3 4 sp1p2 p3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फिर से टेट्राहेड्रल, तो अमोनिया की ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। तो 3 जगह तो एक H रख देते हैं, लेकिन जो चौथी जगह है और ये इवन नंबर है तो लोन पेयर को एक्सेस में रखते हैं, बाकी हम लोन पेयर को छुपा देंगे। वैसे ये एक्सेस होता नहीं है, बट फिर भी याद समझने के लिए बस इसे छुपाएंगे। तो कैसा दिखाई देगा ये आपको, NH3 कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और जब NH3 इस तरीके का दिखाई देगा, ये एक्चुअली पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। कैसे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है, तो आपने ये लोन पेयर था, आपने इस लोन पेयर को क्या कर लिया, बस छुपा दिया। तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, पिरामिड जैसा। इसलिए इसकी जो ऑब्जर्व ज्योमेट्री मिलती है पिरामिडल। हमें ज्योमेट्री से मतलब नहीं था, बट इतना हमें समझ में आ गया कि ये मॉलिक्यूल लीनियर तो नहीं है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन लीनियर है। और क्योंकि अब ये नॉन लीनियर है तो मैं फॉर्मूले कौन से लगाऊंगा, नॉन लीनियर वाले। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करेंगे, 3n-6 होता है फॉर्मूला, और 3n-6 होगा तो नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 एटम है, 4 3 12 -6, जो कि सॉल्व करके टोटल वाइब्रेशन आएंगे 6। स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए, n-1 होगा तो नंबर ऑफ एटम 1 2 3 4 है, 4 -1 करेंगे तो 3 स्ट्रेचिंग दिखानी है। और बेंडिंग अगर हम देखें तो बेंडिंग कितनी होगी, 3 ही होगी। टोटल स्ट्रेचिंग 6 है, तो 3 स्ट्रेचिंग है, तो बेंडिंग भी 3 ही आएंगी। पर फिर भी हम फॉर्मूले से जाएंगे तो 2n-5 आता है फॉर्मूला। लीनियर वालों के लिए 2n-4 था, नॉन लीनियर के लिए 2n-5। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 2 8 -5 कितना आ गया, 3 आना ही पड़ेगा उसको। तो टोटल अब देखो कितने बनाने हैं, हमें 6 बनाने हैं, तो 6 बार NH3 बनाना पड़ेगा। तो 6 बार स्ट्रक्चर दिखा देंगे NH3 के इस तरीके से, NH3 और आपका NH3 और फिर से NH3 और ये आपका NH3। तो 6 टाइप से बन गए हमारे। अब सवाल ये उठता है कि हम इसमें स्ट्रेचिंग 3 कैसे दिखा दें। हमने तो पढ़ी 2 ही थी, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ही पढ़ी थी। तो ऐसा करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ चुके हैं अब की बार, तो मैंने इसको कांस्टेंट कर लिया। बुक्स में और तरीके से भी दिखाते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहे हैं। एक को फिक्स कर लिया, ये दोनों एक साथ अंदर, दोनों एक साथ बाहर, इन दोनों में सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है। फिर इसको मैंने फिक्स किया, ये अंदर तो ये बाहर, और ये वाला अंदर तो ये बाहर, अनसिमेट्रिकल दिखा दी। अब क्या हुआ कि आपने अब ये दोनों तो दिखा दिए, अब तो और कुछ नहीं दिखा सकता मैं इसमें, तो मैंने अब की बार इसको फिक्स कर लिया। तो ये वाले दोनों एक साथ बाहर और दोनों एक साथ अंदर, तो अब इन दोनों बॉन्ड में सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दिखा दी। तो क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है इसलिए इतने ज्यादा आ रहे हैं। बाकी आपको बेंडिंग दिखाना है तो बेंडिंग दिखाने के लिए देखो, इसको फिर से मैंने फिक्स किया, ये दोनों एक साथ अंदर, दोनों एक साथ बाहर, सीजरिंग, ये अंदर, ये बाहर, ये वाला बाहर, ये अंदर, रॉकिंग। और ट्विस्ट वैगिंग दिखाना है, तीनों एक साथ अबव द प्लेन ऊपर की तरफ, और तीनों एक साथ बिलो द प्लेन। नेगेटिव का मतलब बाकी आप कुछ भी दिखा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि सीजरिंग दिखाना है, रॉकिंग दिखाना है, वैगिंग, ट्विस्टिंग, जो मर्जी है वो दिखाओ, आप वो शो कर सकते हो। इस तरीके से हमने दिखा दिया। ये आप लोगों के लिए होमवर्क फिर से दे देता हूँ, लास्ट टाइम में दिया था। PCl3, PCl5 और SF4, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आप घर पे ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो
कमेंट करके बता सकते हैं। और PCl3 का सेम टू सेम ऐसे ही बनता है। देखो फास्फोरस का 15 होता है 285, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 + 3 8/2, सेम टू सेम जैसे NH3 का है सेम वैसे ही बनता है। PCl5 और SF4 में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे। इसकी ज्योमेट्री जो सीसॉ शेप आती है, इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है। तो इस तरीके से आप इसका सबका ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और बाकी इसमें हो गया है। बाकी हमारी तरफ से जी लो अपनी जिंदगी, कल ही पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लो।